हे गाइस, वेलकम टू इक्लिप्स एजुकेशन। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे चैनल पे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की तैयारी चल रही है, जिसके तहत हम लोग प्रैक्टिस सेट की एक सीरीज चला रहे हैं। तो इस प्रैक्टिस सेट 5 में हम लोगों ने जनरल नॉलेज के एक वीडियो अपलोड कर दिए थे। अब उसके बाद उसका अगला पार्ट जो है रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी। तो आज के वीडियो में हम लोग रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी के 15 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे और उसे सॉल्व करके भी देखेंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी प्रैक्टिस सेट 5 का। क्वेश्चन नंबर 1, एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है। विकल्पों में से वह विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा कर सके। तो एक अनुक्रम दिया गया है और उसमें एक पद जो है वह मिसिंग है, तो हमें वो फाइंड करना है। तो ये नंबर निकालने के लिए हमें पहले पीछे जो दिया गया है उसमें हमें ये पता करना होगा कि इसमें किस तरीके का पैटर्न फॉलो हुआ है, क्या इसमें ट्रिक इसमें अपनाया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। एक के बाद दो, दो के बाद चार और चार के बाद आठ। तो एक सीरीज हम लोग देख सकते हैं जो अगला नंबर है पिछले नंबर का दो गुना है। मतलब कि एक का दो गुना, दो गुना कहने का मतलब अगर उसे दो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो दो हो रहा है। फिर दूसरा नंबर जो है दो, उसमें दो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो चार हो रहा है और ये तीसरा संख्या बन रहा है। फिर चार में हम चार का दो गुना कर रहे हैं, उसे दो से गुना कर रहे हैं तो अगला संख्या बन रहा है आठ। तो अब इसका अगला संख्या हमें ढूंढना है। तो आठ में जब हम लोग दो से गुना करेंगे या फिर इसका आठ का अगर डबल करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 16। तो हमारा राइट आंसर हो गया 16। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। तो ये एक अल्फ़ाबेट का सीरीज है, उसमें हमें ढूंढना है विषम शब्द। तो ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें तीन एक तरीके का इसमें पैटर्न फॉलो किया गया होगा और एक में थोड़ा अंतर होगा। तो वो हमें फाइंड करना है कि वह विषम शब्द कौन सा है। तो चलिए हम लोग एक एक करके पहले स्टार्ट करते हैं। ये देखते हैं कि इसमें क्या सीरीज, क्या पैटर्न फॉलो किया गया है। तो इसके लिए एक नंबर सीरीज का मैंने डायग्राम बनाया है, उससे काफ़ी मदद मिलेगी। ये देखिए, ये नंबर मैंने लिख रखा है, अल्फ़ाबेट जो है वह सीरियली मैंने लिखा है ABCD। और ठीक उसके बाद उसका ऑपोजिट जो है, जैसे M के बाद N आता है तो M के बाद N, ये इस तरीके से ऑपोजिट आप लोग लिख के याद कर लीजिएगा। तो ये काफ़ी आपको एग्ज़ाम में हेल्प मिलेगा। और अगर याद नहीं कर पाते हैं तो इस तरीके से भी सीरीज़ बना के आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए में हम लोग चलिए देखते हैं, इसमें पहला लेटर और तीसरा लेटर में क्या है, एक का डिफरेंस है। मतलब कि इसका ठीक अगला अक्षर ये है। और एन के बाद पी, ये हम देखते हैं, और ये दूसरा ऑल्टरनेट लेटर में तो एन के बाद पी, एन यहाँ है तो एक और दो, मतलब दो स्थान इसमें आगे बढ़ना पड़ रहा है, तब ये दोनों में रिलेशन निकल रहा है। अब चलिए अगला ऑप्शन हम लोग देखते हैं, सी के बाद डी, ऑल्टरनेट में एक छोड़ के। तो सी का अगला जो अक्षर होता है वह डी होता है। फिर पी के बाद क्यू, तो यहाँ हम देख सकते हैं पी के बाद अगला जो अक्षर होता है ये है आपका क्यू। तो ये दोनों में एक एक का डिफरेंस है। चलिए इसमें हमने एक एक का डिफरेंस लिया। फिर अब ऑप्शन सी में देखते हैं, एफ के बाद जी। तो एफ के ठीक एक बाद जी आता है, मतलब इसमें भी +1, एक अक्षर छोड़ के दूसरा अक्षर है। फिर एस के बाद टी, तो नीचे यहाँ देख सकते हैं एस के बाद टी, मतलब इसमें भी एक का डिफरेंस है। तो इसी तरीके से चौथा भी होगा। मुझे लग रहा है ऑप्शन ए जो है यही विषम है। चलिए हम लोग चौथा भी ट्राई कर लेते हैं। आई के बाद जे, तो आई के एक बाद जे है आपका, तो चलिए इसमें भी एक का डिफरेंस है। फिर वी के बाद डब्लू, तो वी के बाद डब्लू आता है, मतलब इसमें भी एक का डिफरेंस है। ऑप्शन ए जो है वह विषम है। देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अब चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को चुनिए। इसमें संख्या दिया गया है, पिछले क्वेश्चन में शब्द था, इसमें संख्या है। ये ऑप्शन देखने से प्रतीत हो रहा है कि ये सब किसी न किसी के स्क्वायर होंगे, वर्ग होंगे। तो चलिए, ये 169 जो है यह 13 का वर्ग है, और 3136 ये 56 का वर्ग है। 131 यह किसी का वर्ग नहीं है। 2304 यह 48 का वर्ग है। तो मतलब इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि ये सब किसी न किसी के स्क्वायर होंगे या फिर किसी न किसी के क्यूब होंगे, और एक जो अक्षर रहेगा, एक जो संख्या रहेगा वह विषम रहेगा। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन इस तरीके का देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन होता बहुत आसान है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे। 5 व्यक्ति A, B, C, D और E एक अखबार पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ने वाला व्यक्ति C को अखबार दे देता है। फिर दूसरा स्टेटमेंट है, जिस व्यक्ति ने अंत में अखबार पढ़ा था उसने वह A से लिया था।
ई अखबार पढ़ने वाला पहला या अंतिम व्यक्ति नहीं था। बी और ए के बीच दो पाठक थे। उस व्यक्ति को ज्ञात कीजिए जिसने सबसे अंत में अखबार पढ़ा था। तो चलिए ये सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 5 स्थान को बना लेते हैं। तो 1 2 3 4 5, और ये सीक्वेंस में है, मतलब कि सबसे पहले यहाँ ये वाला व्यक्ति पढ़ेगा, फिर दूसरा ये व्यक्ति पढ़ेगा, फिर ये तीसरा, फिर चौथा और ये पांचवा, क्योंकि 5 ही स्थान है, ए बी सी डी और ई। अब चलिए स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग बस इसे बैठाते जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ने वाला व्यक्ति सी को अखबार दे देता है। तो जिस व्यक्ति ने सबसे पहले अखबार पढ़ा था उसने सी को दे दिया, यानी सी दूसरे स्थान पर बैठा है। अब चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। जिस व्यक्ति ने अंत में अखबार पढ़ा था उसने वह ए से लिया था, मतलब कि यहाँ बैठने वाला व्यक्ति ये सबसे अंत में बैठा है, इसने अखबार ए से लिया था। तो ए का स्थान हमें पता चल गया, ए सेकंड लास्ट है यानी चौथे पोजीशन पे। ई अखबार पढ़ने वाला पहला या अंतिम व्यक्ति नहीं था, मतलब कि ई ना तो पहले स्थान पे बैठ सकता है और ना ही आखिरी स्थान पे बैठ सकता है, यानी 5वें स्थान पे। तो इन दोनों जगह पे ई नहीं बैठ सकता है। अब चलिए अगला स्टेटमेंट हम लोग देखते हैं। बी और ए के बीच दो पाठक थे। तो ए यहाँ है, बी अभी हमें पता नहीं है, तो बी इस साइड तो नहीं बैठ सकता है, क्योंकि स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है, बी और ए के बीच दो पाठक थे। तो बी को हम लोग यहाँ बैठा देते हैं, तभी बी और ए के बीच दो पाठक होंगे, 1 और 2, जिसमें सी ऑलरेडी बैठा है। अभी हमें तीसरा और पांचवा स्थान खाली है। पांचवा पे ई नहीं बैठ सकता है, तो ई जब भी बैठेगा यहाँ बैठेगा। ई का स्थान हमें पता चल गया। और सबसे लास्ट वाला जो सीट है उस पे डी बैठेगा, क्योंकि लास्ट पे ई नहीं बैठ सकता और फर्स्ट पे ई नहीं बैठ सकता। फर्स्ट पे बी बैठ गया है, तो इसलिए ई को हमने सेंटर पे बैठा दिया। अब स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग एक बार आप लोग चेक कर लीजिए। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उस व्यक्ति को ज्ञात कीजिए जिसने सबसे अंत में अखबार पढ़ा था। तो 5वें स्थान पे डी बैठा है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा डी। तो डी ने सबसे अंत में अखबार पढ़ा था। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए बी की पुत्री है, बी सी की माँ है, डी सी का भाई है। यह बताइए कि डी का ए से क्या रिश्ता है। तो चलिए इस तरीके के सवाल को, मतलब ये ब्लड रिलेशन टाइप ही है, तो इसे हम लोग एक फैमिली ट्री के थ्रू सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग बैठाते जाएंगे। तो यहाँ क्या दिया है, ए बी की पुत्री है, मतलब ए जो है इसका जेंडर दिया हुआ है कि ए पुत्री है, मतलब ए लड़की है। तो यहाँ लड़की को हम लोग माइनस से डिनोट कर देंगे, और वह बी की पुत्री है। तो बी का जेंडर अभी नहीं पता है कि बी माता है या पिता है ए का। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं। बी सी की माँ है, मतलब बी जो है वह सी की माँ है। तो एक बराबर के जो रिश्ते होते हैं उसे हम लोग एक लाइन में लिखेंगे, और उससे बड़ा वाला जो रिश्ता होता है तो ऊपर लिखेंगे। तो सी जो है यहाँ दिया है बी सी की माँ है, मतलब कि ये पता चल गया बी का जेंडर कि बी माँ है, ए की माँ है, और सी का जेंडर अभी भी हमें पता नहीं है, तो बी सी की माँ है। अब चलिए तीसरा स्टेटमेंट हम लोग पढ़ते हैं। डी सी का भाई है। तो डी जो है, डी यहाँ है क्योंकि एक ही लाइन में हम लोग बनाएंगे। डी सी का भाई है, तो मतलब डी एक लड़का है, तो इसीलिए हमने इसे प्लस साइन से डिनोट कर दिया। तो चलिए अब हमें फैमिली ट्री कंप्लीट हो गया स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि डी का ए से क्या रिश्ता है। तो डी का ए से क्या रिश्ता है, तो ये देख सकते हैं डी की माँ हुई बी, सी की भी माँ हुई बी, और ए की भी माँ हुई बी। तो डी जो है ए का भाई हुआ। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं इसका राइट आंसर होगा सी भाई। अब चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यदि गोल्ड को IQNF के रूप में लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में विंड को कैसे लिखा जाएगा। यह कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है, तो इसे हम लोग अल्फ़ाबेट सीरीज के थ्रू सॉल्व करते हैं। लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे गोल्ड GOLD, और इसके नीचे कोड लिखा गया है IQNF। अब हम लोग देख लेते हैं जी का आई से क्या रिलेशन है। तो जी का आई से क्या रिलेशन है, मतलब जी से 2 स्थान जब हम लोग आगे बढ़ेंगे, 2 स्थान आगे बढ़ेंगे +2, तब आई आएगा। ओ से कितना स्थान आगे बढ़ेंगे कि क्यू आएगा। ओ से हम लोग 1 और 2 स्थान आगे बढ़ रहे हैं, तब क्यू आ रहा है। एल से एन आने के लिए कितना स्थान आगे बढ़ना होगा, तो 1 और 2, तो 2 स्थान आगे बढ़ रहे हैं। और डी से कितना स्थान आगे बढ़ेंगे कि एफ आएगा। तो डी से हम लोग 1 और 2 स्थान आगे बढ़ेंगे, तब हम लोग एफ पे आएंगे। तो इसी तरीके से विंड का भी कोड होगा, तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ विंड का। डब्लू से 2 स्थान आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, डब्लू से 2 स्थान 1 और 2, तो वाई होगा। आई से 2 स्थान आगे बढ़ेंगे तो
आई से 2 स्थान आगे बढ़ेंगे तो के होगा, एन से 2 स्थान आगे बढ़ेंगे तो ओ और पी मतलब पी होगा, और डी से जब 2 स्थान आगे बढ़ेंगे तो एफ होगा। तो इसका राइट आंसर होगा वाई के पी एफ। तो हम लोग ऑप्शन में देख लेते हैं, ये है इसका राइट आंसर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखते हैं। यदि ए का कोड 1 है, PAT का कोड 37 है, तो TAP का कोड क्या होगा? ये सवाल बिना पेन उठाए भी बन सकता है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। PAT का कोड है 37 और क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है TAP, मतलब इसी को उलट पलट के पूछा जा रहा है, तो इसका ऐसे भी आंसर हमें पता चल जाएगा कि 37 होगा। लेकिन इसे हमें कंफर्म होने के लिए कि क्या कोड इस्तेमाल किया गया है वो हम लोग देख लेते हैं। तो ए का कोड 1 है, तो हम लोग अल्फ़ाबेट सीरीज़ का वो जो टेबल है उससे देख लेते हैं। तो ये ए का स्थान 1 है, इसी तरीके से बी का स्थान दूसरा है, तीसरा, चौथा, उसी तरीके से कोड किया गया है कि उसके स्थानों का योग किया गया है। ए का स्थान 1 है और PAT का 37, तो पी का स्थान जो है हम लोग देख लेते हैं। पी का स्थान पी यहाँ है, तो M 13वें स्थान पे होता है, N 14, O 15 और P जो है 16वें स्थान पे होता है। तो P का स्थान होता है 16, 16 प्लस A का क्या स्थान होता है 1, और टी का क्या स्थान होता है हम लोग देख लेते हैं पीछे। टी का क्या स्थान होगा, पी 16वें पे है, तो ये 17, 18, 19, 20, यानी टी 20वें स्थान पे है। तो इसके स्थानों का योग होता है, चलिए हम लोग जोड़ लेते हैं, 16 एक 17, 17 और 20 होता है 37। तो कोड किया गया है स्थानों के योगों को जोड़ के, जो अक्षर आ रहा है उस तरीके से कोड किया गया है। तो ऐसे भी हम लोग निकाल लेते हैं, अगर यहाँ TAP नहीं रहता, कोई और अक्षर रहता तो हमारा निकल जाता, इसीलिए राइट आंसर होगा इसका 37। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति इस कथन का प्रतिनिधित्व करती है? सभी व्यक्ति अंग्रेजी जानते हैं, तो सभी, चलिए आगे देखते हैं। उनमें से कुछ हिंदी भी जानते हैं, जो हिंदी जानते हैं वे बांग्ला भी जानते हैं। तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कौन सा डायग्राम जो है वो सबसे फिट बैठता है? तो इसका राइट आंसर होगा ये डायग्राम। सभी व्यक्ति अंग्रेजी जानते हैं, उनमें से कुछ हिंदी जानते हैं, और जो हिंदी जानते हैं वे बांग्ला भी जानते हैं, इसीलिए ये फिगर जो है एकदम सटीक बैठ रहा है इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखते हैं। यहाँ एक क्वेश्चन मार्क दिया गया है, खाली स्थान है, और ये इस तरीके का बॉक्स दिया गया है, कुछ नंबर है, तो इसका एक सीरीज होगा। यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पूछा जा रहा है कि कौन सा संख्या होगा। तो इसे सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले पैटर्न पता करना होगा। तो चलिए पता करते हैं, इस तरीके से हम लोग देख लेते हैं। ये पहला बॉक्स हो गया, ये दूसरा बॉक्स, ये तीसरा, और ये चौथा बॉक्स हो गया। तो इसे हम लोग देख सकते हैं ये कैसे बन रहा है। तो इसके थ्रू ये नंबर बन रहा है, हम लोग देख सकते हैं। 9 + 2 का जब हम लोग स्क्वायर कर रहे हैं, इसके स्थान का स्क्वायर, तब ये हो रहा है 9 + 4 जो कि हो रहा है 13, यानी अगला सब संख्या बन रहा है। अब अगला संख्या से ये संख्या बनेगा, तो वो कैसे बनेगा? 13 प्लस स्थान तीसरे स्थान पे है, तो तीसरे स्थान का स्क्वायर, तो ये हो रहा है 13 + 9 जो कि हो रहा है आपका 22। अब चलिए फिर इससे इसका बनेगा, तो 22 प्लस ये किस स्थान पे है? चौथे स्थान पे है, तो 4 का स्क्वायर, यानी 22 + 16, ये होगा आपका 38। ये इसका राइट आंसर हो गया। तो इसी तरीके के पैटर्न आपको बस पहचानना है, भर की देरी है, बाकी वो सॉल्व हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये कुछ इस तरीके का सीरीज दिया गया है, इस तरह यहाँ क्वेश्चन मार्क रहेगा, आपको सॉल्व करना होगा कि यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी, तो हमें पैटर्न समझना होगा। तो चलिए पैटर्न समझते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं पैटर्न क्या दिया गया है, इसे इस तरीके से समझा जा सकता है। ये 1 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, तो ये 5 का स्क्वायर हो गया। फिर ये 2 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, और ये 6 का स्क्वायर है। ये 3 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है। तो अगला क्या होगा, ये हम लोग देख सकते हैं इस तरीके से, ये 7 का स्क्वायर होगा। अभी तक एक पैटर्न पहले हम लोग देख लेते हैं। 1 का स्क्वायर बराबर 1 होता है, इससे अगला जो विषम संख्या होता है वह 3, तो 3 का स्क्वायर 9 हुआ, और 3 से अगला जो विषम संख्या होता है वह 5, तो 5 का स्क्वायर 25 हुआ। चलिए अब हम लोग दूसरे फिगर में देखते हैं। यहाँ 4 है, तो यह सम संख्या का स्क्वायर है। 2 का स्क्वायर सबसे छोटा संख्या लिया गया है, 2 का स्क्वायर 4, और फिर इससे अगला जो सम संख्या होता है वह 4, तो 4 का स्क्वायर होता है 16। 4 के बाद जो अगला सम संख्या होता है वह 6, 6 का स्क्वायर 36। अब चलिए इसमें क्या दिया गया है, 3 का स्क्वायर, तो 3 एक विषम संख्या है, एक के बाद 3 आता है, 3 का स्क्वायर हो गया 9।
फिर 3 के बाद जो अगला विषम संख्या है वह 5, तो 5 का स्क्वायर 25। 5 के बाद अगला जो विषम संख्या होता है वह 7, तो 7 का स्क्वायर बराबर 49। तो आंसर हम लोग देखते हैं, इसका आंसर होगा 49। चलिए, इस तरीके के सवाल देखने में कठिन लगते हैं, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो वो सॉल्व हो जाएगा। बस एक पैटर्न फॉलो होता है इन सब में, वो पैटर्न पहचानने पर की देरी है। जैसे जैसे आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा, पैटर्न उस तरीके से आपको समझ में आते जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ये एज का सवाल है, और एज का जो सवाल है रीजनिंग में भी पूछा जाता है, तो ये घबराने वाली बात नहीं है। चलिए हम लोग सवाल पढ़ते हैं। क्रिकेट टीम की औसत आयु 27 वर्ष है। एक क्रिकेट टीम है, उसकी औसत आयु 27 वर्ष है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से 24 तथा 27 वर्ष की आयु वाले दो खिलाड़ियों के स्थान पे 23 तथा 28 वर्ष के आयु वाले नए खिलाड़ी आ गए। मतलब कि 24 और 27 वर्ष के आयु वाले जो खिलाड़ी हैं वो चले गए, और उनके स्थान पे 23 और 28 वर्ष के आयु वाले नए खिलाड़ी आ गए। तो अब टीम की औसत आयु क्या है, मतलब कि नई औसत आयु पूछी जा रही है। तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। पुराना औसत आयु जो है वह 27 वर्ष है। यहाँ हम लोग लिख लेते हैं 27 वर्ष, 27 ईयर्स पुराना औसत आयु सवाल के अकॉर्डिंग। अब जाने वाले, तो इनमें से 24 साल के खिलाड़ी और 27 साल के खिलाड़ी वो चले गए। तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं 24 साल के खिलाड़ी प्लस 27 साल के खिलाड़ी वो चले गए। इन दोनों का योग होगा 51 साल। तो चलिए ये अभी इक्वेशन हो गया। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। उनके स्थान पे 23 वर्ष और 28 वर्ष के आयु वाले नए खिलाड़ी आ गए। तो 23 वर्ष के नए खिलाड़ी आए प्लस 28 वर्ष के नए खिलाड़ी आए, तो इन दोनों का भी योग होगा आपका 51 साल। तो टीम का जो नया औसत है उसमें किसी तरीके का कोई परिवर्तन हुआ, क्योंकि 51 साल का खिलाड़ी जो है, दो खिलाड़ी वो चला गया, तो उसके स्थान पे 51 साल के ही दो खिलाड़ी आए। मतलब दोनों खिलाड़ी के जो योग हैं, उम्र के योग हैं, वह 51 साल है। तो औसत आयु में किसी भी तरीके का कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसीलिए टीम का जो नया औसत आयु है वह 27 साल ही होगा। देखिए आंसर भी यही है, 27 वर्ष। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग देखते हैं। चार मित्र ए, बी, सी और डी एक धन राशि में धन जमा करते हैं। सी द्वारा जमा राशि से दोगुनी ए जमा करता है। बी द्वारा जमा राशि ए की जमा राशि सी आधी है। डी द्वारा जमा राशि बी की आधी है। किन दो ने एक समान राशि जमा की है। तो चलिए ये क्वेश्चन बहुत आसान है, इसे बस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें बैठाते जाना है और वो सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखते हैं, चार मित्र हैं ए, बी, सी, डी, और उसके बाद हम लोग यहाँ से हमारा स्टेटमेंट शुरू होता है। तो सी द्वारा जमा राशि से दोगुनी ए जमा करता है, तो हम लोग रेशियो निकाल सकते हैं, मतलब A/C। तो यहाँ क्या बोल रहा है कि सी जो जमा करता है ए उसका दुगना जमा करता है। तो ए और सी में रेशियो, सी 1 रुपये जमा कर रहा है तो ए उसका दुगना यानी 2 रुपये जमा कर रहा होगा, ये इसका रेशियो हो गया। अब चलिए दूसरा स्टेटमेंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बी द्वारा जमा राशि ए की जमा राशि से आधी है, तो मतलब यहाँ हम लोग A/B का रेशियो निकालते हैं। तो ए तो 2 रुपये जमा कर रहा था, यहाँ के अकॉर्डिंग ए 2 रुपये जमा कर रहा है, तो बी कितना जमा कर रहा है, उसका आधा यानी 1 रुपये जमा कर रहा है। अब चलिए यहाँ हो गया। अब तीसरा स्टेटमेंट हम लोग देखते हैं। डी द्वारा जमा राशि बी की आधी है, तो बी अगर 1 रुपये जमा कर रहा है, यहाँ आप देखिए बी यहाँ 1 रुपये जमा कर रहा है, तो डी उसकी आधी जमा कर रहा है। तो डी हो गया, एक का आधा होता है हाफ, 50 पैसा जमा कर रहा होगा, यहाँ हम लोग आधा से डिनोट करते हैं। तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग और रेशियो के अकॉर्डिंग हमारा जो राशि है वो आ गया। तो हम लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं A/B/C/D। ए कितना जमा कर रहा है, 2 रुपये। बी कितना जमा कर रहा है, 1 रुपये। सी कितना जमा कर रहा है, तो यहाँ आ गया 1 रुपये। और डी कितना जमा कर रहा है, तो आधा आधा रुपये जमा कर रहा है। अब सवाल यहाँ पूछ रहा है किन दो ने एक समान राशि जमा की है। तो बी भी 1 रुपये जमा किया है और सी भी 1 रुपये जमा किया है, इसीलिए ये दोनों इसका राइट आंसर होगा। देखिए ऑप्शन में बी और सी ने एक समान राशि जमा की है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अनिल किसी स्थान पर शुक्रवार को पहुंचा। उसे पता चला कि वह नियत दिन से 3 दिन पहले आ गया है। यदि वह वहां अगले रविवार को पहुंचता तो वह कितने दिन, मतलब यहाँ नियत दिन के कितने दिन बाद या पहले पहुंचता, सवाल ये पूछ रहा है। तो चलिए सवाल के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं। अनिल जो है
किस दिन पहुंचा, यहाँ दिया गया है अनिल किसी स्थान पर शुक्रवार को पहुंचा। तो पहुंचने वाला दिन शुक्रवार था, तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं पहुंचा वो फ्राइडे को, शुक्रवार को। अब अगला स्टेटमेंट देखते हैं। उसे पता चला कि वह नियत दिन से 3 दिन पहले आ गया है। तो नियत दिन क्या होगा, उसे मतलब जिस दिन पहुंचना था उससे वह 3 दिन पहले पहुंच गया। तो नियत दिन शुक्रवार में जब हम लोग 3 दिन जोड़ेंगे तो नियत दिन निकलेगा आपका सोमवार, यानी मंडे होगा नियत दिन। ये ध्यान रखिएगा, मंडे नियत दिन है। यदि वह वहाँ अगले रविवार को पहुँचता, मतलब कि शुक्रवार को ना पहुँच के वह रविवार को पहुँचता, तो वह नियत दिन से कितने दिन पहले या बाद पहुँचता। तो मंडे नियत दिन है, मंडे को उसे पहुँचना था, और सवाल में ये बोल रहा है कि अगर वह रविवार को पहुँचता तो वह कितने दिन पहले या बाद में पहुँचता। तो मंडे से एक दिन पहले रविवार आता है, इसीलिए एक दिन पहले इसका राइट आंसर होगा। यहाँ देखिए ये इसका राइट आंसर है। अब चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों के प्रयोग द्वारा नहीं लिखा जा सकता। मतलब कि ये एक शब्द दिया गया है और नीचे दिए गए ऑप्शंस में हमें ये बताना है कि कौन सा शब्द जो है इससे मिला के नहीं बना जा सकता। तो चलिए एक एक करके हम लोग ट्राई करते हैं। लिबरल, एल यहाँ है, आई है, बी है, ई है, आर है, ए भी है, फिर लास्ट में एल है। तो एल दोबारा आ रहा है तो नहीं, चलिए ये नहीं बन सकता है। अब हम लोग आगे भी देखते हैं। यहाँ रिपीटेशन का भी सीन होता है, रिपीटेशन का भी केस होता है, तो रिपीटेशन यहाँ नहीं है, मतलब 2 एल नहीं है, तो ये नहीं बन सकता। आगे हम लोग देखते हैं दूसरा ऑप्शन रिलेशन। तो RELATION रिलेशन बन जाएगा। सीरियल हम लोग देखते हैं तो SERIAL सीरियल भी बन रहा है। बिटर्न तो BITT। अब देखिए यहाँ भी 2 T है और यहाँ भी 2 T है, मतलब इस केस में ये बन जाएगा। लेकिन लिबरल में यहाँ 2 L है और ऊपर में एक ही L है, इसीलिए ये नहीं बन रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा लिबरल। अब चलिए इस सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। ये काउंटिंग ऑफ फिगर्स का सवाल है। इस तरीके के भी सवाल एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। दिए गए आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो अगर आपने हमारा प्रैक्टिस सेट 1 देखा होगा तो उसमें इस तरीके के जो त्रिभुजों की संख्या गिननी थी, उसमें मैंने एक ट्रिक बताया था। तो चलिए यहाँ भी बता देता हूँ। इसे 2 चरण में हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इस त्रिभुज को इस तरीके से सॉल्व करते हैं, इसे 2 पार्ट में ये बना लेते हैं। तो उसमें मैंने क्या बताया था कि अगर एक स्क्वायर है और उसमें जितने डायगोनल हैं यानी विकर्ण हैं, तो सबसे पहले हमें ये गिनना है कि कितने छोटे छोटे त्रिभुज बन रहे हैं। तो 1 2 3 और 4, मतलब 4 छोटे छोटे त्रिभुज बन रहे हैं। और इसमें विकर्णों की संख्या कितनी है, तो 1 और 2। तो 4 छोटे छोटे ट्रायंगल और जितने विकर्णों की संख्या है उससे हम लोग गुना कर देंगे। तो ये फिगर में सबसे पहले ये लाइन को, इस लाइन को नहीं लिया जा रहा है, ये वाले लाइन को नहीं लिया जा रहा, बस हम लोग ये लाइन को ले रहे हैं। इस तरीके से तोड़ तोड़ के भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहले तो हमारा आ गया सिर्फ इस लाइन से 8 ट्रायंगल। अब जब हम लोग इसमें ये जोड़ेंगे तो यहाँ देखिए, जब ये जुड़ रहा है तो कितना ट्रायंगल बन रहा है इस वाले लाइन में। तो एक ट्रायंगल ये, एक ट्रायंगल ये, यहाँ हम लिख सकते हैं 1 2। फिर अगर ये वाला अगर हम लोग लाइन बना रहे हैं तो यहाँ कितना ट्रायंगल बन रहा है, 1 2। फिर जब ये वाला लाइन को हम लोग लिख रहे हैं तो यहाँ कितना ट्रायंगल बन रहा है, 1 और 2। और फिर जब हम लोग ये वाला लाइन ले रहे हैं तो यहाँ कितना ट्रायंगल बन रहा है, 1 और 2। मतलब कि 2 2 4 2 6 और 2 8, मतलब 8 ट्रायंगल और बन रहा है। तो इसमें हम लोग ऐड कर देंगे, टोटल 16 ट्रायंगल इस फिगर में है। तो 16 ट्रायंगल इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए यहाँ कंप्लीट होता है हमारा रीजनिंग का सेक्शन, जिसमें हमने 15 इंपॉर्टेंट MCQ डिस्कस किया और उसे सॉल्व करके भी देखा ट्रिक के साथ। तो बहुत जल्द ही इसका अगला पार्ट जो है प्रैक्टिस सेट 5 का जनरल साइंस का, वो मैं ले आऊँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर और लाइक करना ना भूलें। और हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर भी आप लोग जुड़ सकते हैं।